तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से खबरों का सिलसिला और शुरुआत आज मेलों से करेंगे। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में आज से 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो चुकी है। 3 से 19 फरवरी तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस बार मेले की थीम नॉर्थ ईस्ट रीजन के 8 राज्य हैं, जबकि पार्टनर कंट्रीज के तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के राष्ट्र हैं। इस मेले में लोगों को कला, संस्कृति और खान पान के अनेकों ऑप्शंस यहां पर मिलेंगे, अनेकों रंग यहां पर मिलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 5 फरवरी तक चलने वाले इस मरु महोत्सव में सैलानियों को राजस्थानी परंपराओं के साथ ही आधुनिकता का संगम भी देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं सूरजकुंड मेले की, उस पर यह रिपोर्ट देखिए। कहीं गीत संगीत पर थिरकते लोक कलाकार हैं, कहीं तरह तरह के जायकों का भंडार है, तो कहीं हस्तशिल्प और हथकरघा के स्टॉल हैं। कला और संस्कृति के अलग अलग रंगों को समेटे हुए ये तस्वीरें विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले की हैं, जिसके 36वें एडिशन का आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ। फरीदाबाद में शुरू हुआ सूरजकुंड मेला इस बार बेहद खास है, क्योंकि मेले की थीम पूर्वोत्तर के 8 राज्यों पर रखी गई है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को थीम स्टेट बनाया गया है। यानी मेले में आने वाले लोगों को पूर्वोत्तर राज्यों की कला संस्कृति के अनेकों रंग सूरजकुंड मेले में बिखरे दिखाई देंगे। स्टेट के नाते उत्तर पूर्व के जो सभी प्रदेश, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये सब शामिल हैं, एक साथ मिलकर के एक ही मंच पर जैसा हमने ये कार्यक्रम देखा, अभूतपूर्व सामंजस्य, सारे देश की कला को, संस्कृति को एक मंच पर लाके दिखाना। जबकि पार्टनर कंट्रीज के तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के देश भी इस मेले में शिरकत कर रहे हैं। यानी इस बार सूरजकुंड मेले में लोगों को चीन, रूस, श्रीलंका, नेपाल, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान समेत 40 देशों के खान पान से लेकर वहां के खास सामान की झलक भी देखने को मिलेगी। लोग जानते हैं कि इस मेले में विदेश से भी आर्टिस्ट आते हैं। इस बार भी यहाँ पर 40 से ज्यादा देशों के लोग पहुँचने वाले हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुंचेंगे, उनके स्टॉल होंगे और जो विदेशी आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है और तमाम संस्कृति, अलग अलग संस्कृति की जो परंपराएं हैं, जिस तरह से लोगों का स्वागत किया जाता है, वो वहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चाहे यहाँ पर आप राजस्थान का कल्चर देखें, चाहे हरियाणा का कल्चर देखें, और लोगों को यहाँ पहुँचना शुरू हो चुका है। मेले की खास बात ये भी है कि जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, आपको जगह जगह और पूरे मेले में आपको अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे जो आपका स्वागत करेंगे। मेले में हाथ से बनी चीजों के कई स्टॉल लगाए गए हैं, जहां घर की सजावट से लेकर खुद के लिए भी कई चीजें लोग किफायती दरों पर खरीद सकते हैं। सूरजकुंड मेले में वैसे तो आपको बहुत सारी देश विदेश की चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अगर कुछ आपको यूनिक चाहिए ना, तो आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर आप देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, ज्वेलरी है, जूट की ज्वेलरी है, क्लोथ की ज्वेलरी है, और ये सब कुछ हाथ से तैयार किया गया है। और इसको बनाने वाली कोलकाता की हैं, कोलकाता से इतनी दूर यहाँ पहुँची हैं। और क्या खासियत है इनकी? ये सारे फर्स्ट है, हैंडमेड है, ऑल हैंडमेड है। ये जूट से बना हुआ है इयररिंग, ये आपका थ्रेड से बना हुआ है। अभी वैलेंटाइंस का मंथ है बोल के ये हार्ट शेप पे मैंने डिफरेंट कलर में बनाए हैं। ये क्लोथ से बना हुआ है, डिफरेंट टाइप का क्लोथ मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। रेंज क्या है अभी? प्राइस रेंज मेरे स्टॉल पे अभी जो सामान है ये 50 से है। 50 से आपका 50 है, 60 है, ये 80 का है। ये ऐसे छोटा सा ड्वार हैंगिंग स्वस्तिक का है जूट के ऊपर, ये 50 का है, ये भी 50 है। तो 100 के अंदर है अभी जो भी है।
इतना ही नहीं, मेले में आने वाले लोगों के जायके को बढ़ाने के लिए खाने पीने से जुड़े कई स्टॉल लगे हैं, जहां लोग अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। तो मिलेट्स को लेकर आजकल बहुत सारी बातचीत हो रही है। सूरजकुंड मेले में जब आप पहुंचते हैं तो आपको यहाँ भी मिलेट्स मिलता है। ये एक मिलेट्स का चीला है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारी खास चीजें मिलती हैं जो कि मिलेट्स की बनी हुई हैं, तो शायद आपकी जानकारी में ना हो। यहाँ पर आपको मिलते हैं मिलेट्स के मोमोज। ये शायद आपने नहीं देखे होंगे। अमूमन जो मोमोज हैं वो मैदे के बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेट्स के मोमोज मिलते हैं, मिलेट्स की कचौड़ी मिलती है और चिल्ला तो है ही। 19 फरवरी तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मेले के लिए टिकट सूरजकुंड मेले की वेबसाइट या बुक माई शो से खरीदे जा सकते हैं। वीकडेज पर यानी सोमवार से शुक्रवार तक एंट्री टिकट 108 रुपए का मिलेगा, जबकि वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को ये टिकट 171 रुपए का मिलेगा। वहीं कार पार्किंग के लिए 200 रुपए लोगों को चुकाने होंगे, जबकि दोपहिया वाहनों के लिए 75 रुपए देने होंगे। पिछले 35 साल से सूरजकुंड मेला कला प्रेमियों और आम लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। मेले के आयोजन का उद्देश्य भारत में मौजूद अद्भुत और लुप्त हो रही कलाओं को बढ़ावा देना है, जिसको इस बार और विस्तार दिया गया है। फरीदाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 36वें सूरजकुंड मेले के उद्घाटन पर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मेले में अलग अलग कला और संस्कृतियों के महासंगम की जमकर तारीफ की। मैंने देखा है कल्चरल इवेंट जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है, क्या सिंक्रोनाइजेशन था डाइवर्स कल्चर्स का, रिदम का। एवरीवन वाज स्पिल बाउंड। इट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स कल्चर ऑफ दिस कंट्री एंड सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबल कल्चर। This was a stunning display of talent, rhythm, and rich diversity. सूरजकुंड मेले की रौनक देखने के बाद अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर, जहां मरु महोत्सव चल रहा है। 3 से 5 फरवरी तक चलने वाले इस मरु महोत्सव में राजस्थानी लोक कला और संस्कृति के अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं। देशी विदेशी सैलानी भी मरु महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आयोजित किए जाएंगे। मरु महोत्सव का आगाज पोखरण की धरती पर राजस्थानी कला और संस्कृति के अनेक रंगों को समेटे हुए ये तस्वीरें मरु महोत्सव की हैं। गीत, संगीत, लोक नृत्य और खानपान के साथ साथ अनेक प्रतियोगिताएं इस मरु महोत्सव की पहचान हैं। श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में महाआरती से मरु महोत्सव की शुरुआत हुई। इस मौके पर कलेक्टर टीना डाबी और राज परिवार से चैतन्य राज सिंह महाआरती में मौजूद रहे। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज मरु मेले की शुरुआत की गई है और टूरिस्ट और लोकल ने हमें बहुत बड़ी संख्या में ज्वाइन किया है। टूरिस्ट में बहुत ज्यादा उत्साह है, लोकल में बहुत ज्यादा उत्साह है। सारे सुंदर दृश्य आपके सामने। कोरोना काल के बाद इस फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से महोत्सव को भव्य और शानदार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। सोनार दुर्ग से पूनम सिंह स्टेडियम तक निकाली गई इस मनोहारी शोभा यात्रा को देखकर इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस शोभा यात्रा के जरिए देसी विदेशी पर्यटकों को मरु लोक संस्कृति से रूबरू करवाया गया। इस शोभा यात्रा के दौरान सीमा सुरक्षा बल के बैंड ने भी राजस्थानी गीतों की धुनों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं राजस्थानी लोक गीतों पर थिरकते इन कलाकारों को देख मरु महोत्सव को देखने पहुंचे लोगों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। यहाँ का मिस डेजर्ट और मिस मोनल जो कंपटीशन रखा जाता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। उसको देख के बहुत ही ज्यादा लगता है कि लोग बहुत लंबे समय से उस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। First trip to India came because of a friend that I met on Facebook, Arjun, and he is giving us the most in-depth experience in your country and in Jaisalmer. I'll be back. इसके अलावा मरु महोत्सव में पहुंच रहे लोग ऊंट की सवारी के साथ साथ ऑल टेरेन व्हीकल का भी जमकर आनंद ले रहे हैं।
लेकिन जिन्हें इनकी सवारी पसंद नहीं, उनके लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी वहां आयोजित की जा रही हैं। चाहे साफा बांध प्रतियोगिता हो या रस्साकशी प्रतियोगिता या फिर दाढ़ी मूछ की प्रतियोगिता, लोग बढ़ चढ़कर इनमें भाग ले रहे हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सोचा नहीं था बट हाँ हो गया। ये दिमाग में यही था कि जो भी है उसमें कमी ना रहे, 16 श्रृंगार पूरे होने चाहिए। तो मैंने सब मांग से लेके बिछिया तक सब अरेंजमेंट किया और बहुत अच्छी चीजें लेकर आई। मैं तो मौका मिलेगा तो टूरिज्म में जरूर आगे कुछ इस तरीके के कोई कॉम्पिटिशन होंगे तो मैं पार्ट लूंगी। मुझे यहाँ बहुत गर्व महसूस होता है इस स्वर्ण नगरी में आकर कि यहाँ जो पूरा राजस्थान के सभी बीएडओ हैं जो दाढ़ी मूंछों से प्यार करते हैं, रख रखाव करते हैं उसका, यहाँ एक जगह एकत्रित होते हैं। और आज यहाँ कंपटीशन में आपने देखा होगा सर कि 50+ कैंडिडेट प्रतिभागी यहाँ उपस्थित थे और सभी एक से बढ़कर एक थे। जैसलमेर के समृद्ध इतिहास के आधार पर ही इस बार फेस्टिवल की थीम भी ऐतिहासिक और आधुनिक रखी गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए ही देश के जाने माने कलाकार भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, जो अपनी कला के जरिए मरु महोत्सव में जैसे 4 चांद लगा रहे हैं। प्रशासन की कोशिश यही है कि 5 फरवरी तक चलने वाले इस मरु महोत्सव में इस तरह के आयोजनों के माध्यम से ज्यादा देसी और विदेशी पर्यटकों को लुभाया जाए, ताकि कोरोना की मार झेलने वाले पर्यटन कारोबार को फिर से रफ्तार दी जा सके। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात राजस्थान के कोटा शहर की, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने के लिए गारंटी के तौर पर उभर चुका है। हर साल राजस्थान का ये शहर +2 में पढ़ रहे या 12वीं पास कर चुके लाखों बच्चों के लिए फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बन जाता है। उसी का नतीजा है कि देश के अलग अलग राज्यों के करीब 2.5 लाख बच्चे कोटा शहर में इस वक्त किसी अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मन मुताबिक नतीजे नहीं मिलता देख आत्महत्या जैसा कदम भी उठाने में संकोच नहीं कर रहे। यही राजस्थान सरकार और राज्य मानवाधिकार आयोग की चिंता बन गया है। कोटा में सिर्फ पिछले साल कोचिंग में दाखिला लेने वाले 22 छात्रों ने खुदकुशी कर ली, जिसमें 18 बच्चों ने तो फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। इस साल 5 जनवरी को ही कोटा के विज्ञान नगर इलाके में महाराष्ट्र के रहने वाले छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की। जेईई की तैयारी कर रहे ये छात्र अपने हॉस्टल की 4थी मंजिल से बालकनी से नीचे कूद गया। जबड़े और कमर के नीचे वाले हिस्से में गंभीर चोट लगने की वजह से कोटा के एक निजी अस्पताल में अब भी उसका इलाज चल रहा है। और ऐसे ही 1 या 2 मामले नहीं हैं। सरकारी रिपोर्ट में सामने आया है कि हर 15 आत्महत्या में 2 छात्राएं और 13 छात्र हैं, यानी खुदकुशी करने वालों में 87% लड़के और लड़कियां हैं। महंगी फीस, घर से हजारों किलोमीटर दूर और परीक्षा में नाकाम होने के डर से पहले वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, फिर सुसाइड जैसा खौफनाक कदम भी उठा लेते हैं। यानी गला काट प्रतियोगिता और होम सिकनेस जैसे फैक्टर उनमें अवसाद को बढ़ाते हैं और कमजोर क्षणों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज में दाखिले की उम्मीद लगाए बैठे छात्र आत्मघाती कदम उठा लेते हैं और इस घोर निराशा में अपने माता पिता और परिवार को जीवन भर का दुख भी दे जाते हैं। यही वजह है कि बड़ी उम्मीदों के साथ अपने अपने शहर से कोटा में तैयारी के लिए पहुंचने वाले छात्रों का फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन कहीं उनके लिए सुसाइड पॉइंट ना बन जाए, इसके लिए राजस्थान सरकार पिछले कुछ हफ्ते से लगातार बड़े कदम उठा रही है, जिसमें जनवरी महीने में कोचिंग सेंटर्स और पीजी हॉस्टल का संचालन करने वाले लोगों के लिए जारी कुछ गाइडलाइंस भी शामिल हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कोटा के जिला प्रशासन की तरफ से एक स्टूडेंट कंप्लेंट वेब पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके जरिए कोटा के कोचिंग सेंटर्स में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी छात्रों को हर समस्या का समाधान मिलेगा। आपको बता दें कि www.studentstechnocomplaint.in नाम की इस वेब पोर्टल पर ही कंप्लेंट फॉर्म, पुलिस का नंबर, सरकारी और निजी अस्पतालों की सूची मौजूद होगी। इसके अलावा इस सरकारी पोर्टल पर कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल के लिए सरकारी गाइडलाइन से जुड़ी जानकारी भी मिलेंगी। यही नहीं, निजी और सरकारी मनोचिकित्सकों के नंबरों के अलावा कोटा में छात्रों का क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। पर्यटन स्थल, हेल्पलाइन और एनजीओ की सूची भी इस सरकारी वेबसाइट पर डाली गई है, ताकि देश के दूसरे राज्यों से आने वाले छात्र और उनके परिजन
वेबसाइट का इस्तेमाल कर बेहद आसानी से जानकारी जुटा पाएं। छात्रों के लिए पोर्टल पर शिकायत की भी सुविधा है। बस ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत करने के दौरान छात्र को हॉस्टल, कोचिंग और थाना एरिया की भी जानकारी देनी होगी। जैसे ही ये शिकायत छात्र की तरफ से सबमिट यानी जमा की जाएगी, वैसे ही वो संबंधित विभाग के अधिकारी के पास चली जाएगी। इमरजेंसी की श्रेणी में आने वाले कोचिंग, हॉस्टल, मेस, लॉ एंड ऑर्डर, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन से जैसी कैटेगरी में शिकायत का निपटारा अधिकतम 3 दिनों में हो जाएगा। शिकायत दर्ज करते ही छात्र को उसके मोबाइल पर शिकायत रजिस्ट्रेशन की सूचना का एसएमएस मिल जाएगा। छात्र शिकायत रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर दर्ज शिकायत की स्थिति की जानकारी भी ऑनलाइन देख सकेंगे। तो ये तमाम कदम उठाए गए हैं ताकि इन बढ़ते हादसों को रोका जा सके। दरअसल राजस्थान का कोटा अब एक शहर की तरह नहीं बल्कि कोचिंग फैक्ट्री के तौर पर देखा जाता है। यहां 4000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। गलाकाट प्रतिस्पर्धा की वजह से उज्जवल भविष्य की तैयारियों में जुटे छात्र भारी मानसिक दबाव से भी गुजरते हैं। इस बीच उनकी तुलना दूसरे छात्रों से भी होने लगती है। परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते उन्हें पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सवालों से भी जूझना पड़ता है। ऐसे में छात्रों के लिए वेब पोर्टल बनाने जैसा फैसला एक ठोस और निर्णायक कदम है ताकि कामयाबी का दूसरा नाम बन चुकी कोटा फैक्ट्री कुछ छात्रों के लिए कैद ना बन जाए। अब तक कंप्लेंट का सिस्टम हमारा ईमेल पे था। अब हमने एक इनकी अवस्था के अनुसार जो घटनाएं बढ़ रही हैं उनकी जो एक्सेस है बढ़ाने के लिए हमने एक ई कोचिंग स्टूडेंट्स पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मकसद 2 है। एक तो सारी संबंधित सूचनाएं जो कोचिंग के स्टूडेंट्स को आवश्यक होती हैं वो सारी एक ही पोर्टल पे उपलब्ध हो जाए। दूसरी, उनको जो कंप्लेंट करनी हो किसी विभाग संबंधित, वो कंप्लेंट सारी एक सिंगल विंडो के रूप में इसी के ऊपर डाल दें ताकि इसी विंडो से उसका समाधान करवाकर उसको वापस समाधान मिल जाए। तो इसमें एक कंप्लेंट फॉर्म हमने डेवलप किया है। तो बच्चा अपने ईमेल नंबर से, मोबाइल नंबर से कंप्लेंट फॉर्म भरेगा, चाहे उसकी शिकायत कोचिंग इंस्टीट्यूट संबंधित हो, चाहे हॉस्टल संबंधित हो, चाहे पीजी संबंधित हो, चाहे कोई ट्रांसपोर्टेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट संबंधित हो, तो वो भरेगा और 3 दिन में उसका निराकरण करके हम लोग वापस को मेल द्वारा सूचित करेंगे। तो समस्याओं का समाधान इससे डेफिनेटली 3 दिन में हो पाएगा। बच्चों को एक ही मंच पे, एक ही विंडो से सारा समाधान मिल पाएगा। इसके साथ साथ इसको हमने इस तरह वो डेवलप किया है कि एक तो शहर के टूरिस्ट प्लेसेज हैं उसकी जानकारी इस पोर्टल पर डाल के हमने दे दी उनको। दूसरा, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे पीजी हो, उनके बारे में जो भी गाइडलाइंस सरकार की हैं, हमारी आदेश निकलते हैं, वो सारे इस पोर्टल पे जोड़ दिया हमने। तो वो सारी उसको एक जगह मिल जाएंगी। सारे सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और साइकेट्रिस्ट प्लस पुलिस के डीएलओ के हमारे नंबर इस पर सारे डाल दिए। तो किससे भी कंप्लेंट करना चाहेगा तो उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, कंप्लेंट भी कर सकता है। कोटा शहर के सभी कोचिंग संस्थानों को अब अपने प्रोस्पेक्टस में इस वेब पोर्टल की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा उन्होंने कोचिंग सेंटर्स वाले इलाकों में नोटिस बोर्ड लगाकर भी प्रचार करना होगा। कोचिंग संस्थानों को सभी ग्रुप्स में इसे सर्कुलेट करने का भी निर्देश दिया गया है, जिस पर दूसरे राज्यों से कोटा तैयारी करने पहुंचे छात्र और उनके अभिभावक खुशी जाहिर कर रहे हैं। जो ये जिला कलेक्टर ने वेबसाइट बनाई है, ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर किसी के हॉस्टल में रिफंड नहीं मिल रहा, पैसे वापस नहीं मिल रहा, यहाँ तो फिर एग्रीमेंट बनाए जा रहे हैं महीनों के, तो वो सब ऐसा कुछ है ही नहीं प्रोसेस में। तो अगर ये वेबसाइट पे आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, कंप्लेन करने को मिलेगा। फिर अभी सुनते नहीं हॉस्टल वाले, तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात है ना, तो ये कंप्लेंट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, पेरेंट्स को भी एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा उन्होंने हमारे बारे में सोचा, ये काफ़ी अच्छी बात है। वरना हम लोग को वैसे काफ़ी दिक्कत आता था, जैसे हॉस्टल चेंज करने में वो लैंडलॉर्ड अपना पैसा नहीं देता था, तो उससे काफ़ी दिक्कत होता था स्टूडेंट्स को। और अब भोलेनाथ के भक्तों के लिए गुड न्यूज, बाबा केदार तक पहुंचने का रास्ता अब आसान होने जा रहा है। जल्द ही केदारनाथ रोपवे बनने वाला है, यानी अब श्रद्धालु 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बिना ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। सरकार गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे का काम जल्द से जल्द पूरा करने में जुट गई है। रोपवे चालू होने के बाद भोले के भक्त 35 से 40 मिनट में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे।
दिव्य, भव्य, अलौकिक ये बाबा केदार का दरबार है, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। लंबा और कठिन सफर तय करने के बाद भक्तों को बाबा के दर्शन होते हैं। आस्था के परम धाम केदारनाथ में आकर श्रद्धालु सारे जहां का दुख दर्द जैसे भूल जाते हैं। लेकिन भगवान भोले के दरबार तक आने के लिए श्रद्धालुओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अच्छी खबर है कि ये सफर अब आसान होने वाला है, क्योंकि जल्द ही केदार धाम पहुंचने वाले यात्रियों को रोपवे की सुविधा मिलने वाली है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा सबके बस की बात नहीं है। बुजुर्ग और बच्चों के लिए तो 16 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग लगभग नामुमकिन होती है। वहीं हेलीकॉप्टर सेवा इतनी महंगी है कि आम आदमी की जेब जवाब दे जाती है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रोपवे बड़ी मुश्किल आसान करने वाला है। रोपवे का निर्माण कार्य इसी साल शुरू होगा। रोपवे प्रोजेक्ट केदारनाथ के मुश्किल सफर को न सिर्फ आसान बनाएगा, बल्कि यात्रा पूरी करने में समय भी कम लगने वाला है। अभी गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल मार्ग की दूरी 16 किलोमीटर है, जिसे तय करने में करीब 12 से 14 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन रोपवे बनने के बाद भोले के भक्त गौरीकुंड से केदारनाथ तक महज 35 से 40 मिनट के दरमियान पहुंच जाएंगे। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट के तहत 900 करोड़ की लागत से गौरीकुंड से केदारनाथ तक करीब 9 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, केदारनाथ रोपवे का अप्रूवल्स की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है और इसमें अभी भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया गतिमान है। कार्यकारी संस्था द्वारा इसमें टेंडर की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है और पूरी उम्मीद है कि इसी कैलेंडर ईयर में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और करीबन 9 किलोमीटर लंबा रोपवे जो 900 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, इससे हमारे तीर्थ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम जाने में बहुत सहूलियत मिलेगी। जो लोग नहीं चल पाते हैं, जिनको हेली टिकट्स की उपलब्धता नहीं हो पाती, उनके लिए बहुत अच्छी एक योजना है। रामबाड़ा से केदारनाथ घोड़ा पड़ाव तक मुश्किल चढ़ाई है। केदारनाथ घोड़ा पड़ाव की चढ़ाई को पार करते समय सांस फूलने के कारण कई श्रद्धालु बीमार भी हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ रोपवे के निर्माण की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसीलिए प्रशासन ने ये रोपवे प्रोजेक्ट तैयार किया और पिछले साल अक्टूबर महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी ने गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं। लोगों के कंधे पे चढ़ के उनको आना पड़ता है ऊपर, तो दोनों को ही परेशानी होती है, उनको भी डर लगा रहता है। और रोपवे अगर हो जाएगा तो बहुत लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। सभी लोग, मतलब जो नहीं कर सकते हैं वो भी रोपवे के सहारे आ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आएंगे। सब लोग जो होता है धाम कि ये केदारनाथ धाम है, एक मेरा धाम हो जाएगा, उसकी सबकी प्रेरणा होती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जितने भी टूरिस्ट होंगे उनका बहुत लाभ होगा। जो बूढ़े लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते आपका हेलीकॉप्टर या फिर इतना वॉक नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत अच्छा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड डेफिनेटली रोपवे बनेगा तो दैट विल बी a new experience, no, to come and view जो भी रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। So I think I am looking forward for it. इस रोपवे के बन जाने के बाद यकीनन यात्रियों की बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने की उम्मीद है और सबसे अच्छी बात यह है कि रोपवे की सुविधा से श्रद्धालु एक ही दिन में पवित्र ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर वापस भी आ सकते हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का रास्ता बहुत मुश्किल भरा है, जिसे पूरा करने में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन केदारनाथ रोपवे के बनने से श्रद्धालुओं को बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। रोपवे की सुविधा से आम लोगों का बाबा के दर पर जाना बेहद आसान हो जाएगा। केदारनाथ जाने के लिए अभी सीमित सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन अब सूरत बदलने वाली है और सबसे बड़ी बात है, रोपवे का किराया आम श्रद्धालुओं की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। केदारनाथ प्रोजेक्ट में पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच केबल कार का काम शुरू होना है और दूसरे चरण में गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक रोपवे का काम शुरू होना है। इस रोपवे से न केवल श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सबसे पहले आपको इस रोपवे का रूट बताते हैं, ये कहां से शुरू होगा और बीच में कौन कौन से स्टेशन आएंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच केबल कार का निर्माण किया जाएगा।
9 किलोमीटर लंबी लाइन के बीच इस रूट पर 4 स्टेशन बनाए जाएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी सी और डिटेल्स आपको बता दें। केदारनाथ रोपवे की शुरुआत गौरीकुंड से होगी। 3.2 किलोमीटर के बाद अगला स्टेशन चिरबासा स्टेशन बनाया जाएगा। चिरबासा के बाद तीसरा स्टेशन 4.5 किलोमीटर की दूरी पर लिंगचोली बनाया जाएगा और इसके बाद केवल 2 किलोमीटर की दूरी के बाद केदारनाथ स्टेशन होगा, यानी श्रद्धालु बाबा के दर पर पहुंच जाएंगे। यानी गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा 6 से 7 घंटे की जगह 30 से 45 मिनट में पूरी हो सकेगी। पहाड़ियों की दुश्वारियों के बीच रोमांचक सफर को आसान बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने में रोपवे का निर्माण करवा रही है। पिछले साल उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन के बजट में रोपवे का निर्माण होने के साथ ही संचालन शुरू करने का जिक्र किया था। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों तक रोपवे की बात करें तो गौरीकुंड केदारनाथ के अलावा और कौन कौन से रोपवे हैं उसके बारे में जरा जान लीजिए। हरिद्वार के हर की पौड़ी से मां चंडी देवी तक रोपवे बनाने की परियोजना है। इसके अलावा ऋषिकेश से नीलकंठ तक रोपवे बनाने की तैयारी चल रही है और पंचकोटी से नई टिहरी तक भी रोपवे बनाने की परियोजना है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पर्यटकों की पसंद औली के लिए भी रोपवे बनाने की परियोजना है। औली से गौरसों तक रोपवे बनाया जाएगा। इसके अलावा सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे बनाने की भी तैयारी है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे का निर्माण होगा, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी पिछले साल अक्टूबर में कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब रोपवे के अलावा नैनीताल जाने वाले लोगों के लिए भी रास्ता आसान होने वाला है। रानीबाग से नैनीताल के बीच भी रोपवे बनाया जाएगा। इसके अलावा मुनस्यारी से खलिया टॉप के बीच भी रोपवे बनाया जाएगा। अभी इस रूट की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। रोपवे बनने से पर्यटकों को काफी सुविधा मिलने वाली है। उत्तराखंड में 13 जिलों में 39 रोपवे बनाने के मेगा प्लान पर सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रोपवे के 7 रोपवे बनने हैं और उत्तरकाशी में 5 रोपवे बनाने का प्लान है। रोपवे से दूरी तो घटती ही है, साथ ही सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि सड़कों पर यातायात का बोझ कम हो जाता है। दुनिया के कई देशों में रोपवे का संचालन हो रहा है, खासकर उन देशों में जहां पहाड़ी इलाके ज्यादा हैं। भारत भी ऐसे ही देशों में शामिल है जहां पहाड़ी राज्यों में रोपवे को वैकल्पिक परिवहन के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे विकास कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसका मकसद पहाड़ी इलाकों में यातायात को आसान बनाना है। और इसकी एक वजह यह भी है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में रेल, बस या यातायात के दूसरे साधन हर जगह मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को कहीं आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन पहाड़ी इलाकों में रोपवे को यातायात का नया साधन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कठिन पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर जोर है। इसके अलावा रोपवे की व्यवस्था परिवहन के हवाई मोड और सड़क मार्ग परियोजनाओं की तुलना में फायदेमंद भी है। रोपवे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो पहाड़ी इलाकों में भी सीधी रेखा में बनाए जा सकते हैं। हवाई माध्यम की वजह से रोपवे परिवहन का तेज माध्यम बन जाता है। कहीं भी रोपवे परियोजना शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी सी जगह में प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कम समय और लागत में पूरी हो जाती है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि रोपवे परियोजना से पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। रेल या सड़क परियोजनाओं की तरह पहाड़ों या पेड़ों को काटना नहीं पड़ता। इनके लिए सुरंगों को बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और खास बात यह है कि किराया भी ज्यादा नहीं होता। देश में धार्मिक स्थलों पर रोपवे सुविधा की बात करें तो ग्राफिक्स के जरिए इसको आपको समझा देते हैं। हरिद्वार में मां मनसा देवी रोपवे है, जो मनसा देवी से माता चंडी देवी तक बनाया हुआ है। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार रोपवे का किराया 102 रुपए है। चंडी देवी और मनसा देवी दोनों का एक साथ टिकट लेने पर 150 रुपए किराया देना होता है। इसके अलावा मां वैष्णो देवी रोपवे है, जिसकी सुविधा भैरव घाटी दर्शन करने के लिए है। इस रोपवे के मदद से श्रद्धालु वैष्णो देवी के दरबार से भैरवनाथ मंदिर तक जाते हैं। भैरवनाथ तक चढ़ाई कठिन है, लेकिन रोपवे के आने से यह रास्ता भी आसान हो गया है और इसका किराया 100 रुपए है। इसके अलावा राजस्थान में 4 रोपवे हैं, जिनमें जालौर जिले के भीनमाल में राजस्थान का सबसे पहला और 800 मीटर सबसे लंबा रोपवे है, जिसका निर्माण साल 2006 में हुआ था। ये सुंधा माता तक पहुंचने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा उदयपुर में मंचापूर्ण करणी माता रोपवे है, जो राजस्थान का दूसरा रोपवे है, जिसका निर्माण 2008 में हुआ था। इसकी लंबाई 387 मीटर है। इसका किराया
₹87 है। गुजरात में अंबाजी मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा है। अंबाजी मंदिर गिरनार पर्वत पर है, जिसके लिए भवनाथ की तलहटी से रोपवे है। इस रोपवे के जरिए 2 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 7 मिनट में पूरी हो जाती है और पैदल मार्ग का रास्ता 3 से 4 घंटों का है और इसका किराया है ₹94। और अब बात भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट की। यह रेजिमेंट सेना की सबसे बड़ी एसेट है। आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल जाबाज सैनिक दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों को चलाकर राष्ट्र रक्षा के यज्ञ में आहुति देते हैं। भारत की आर्टिलरी रेजिमेंट शुरुआत से देश के शस्त्र भंडार की जिम्मेदारी बेहद बहादुरी और कुशलता से उठाती आई है। आर्टिलरी रेजिमेंट के जाबाजों के हाथों में जब मेड इन इंडिया हथियार आते हैं तो फिर दुश्मन पर आग बरसती है। अपने साहस की आंच से दुश्मन के नापाक इरादों पर आग बरसाने वाले जाबाजों की ये वो टुकड़ी है जिसे हम शान से आर्टिलरी रेजिमेंट बुलाते हैं। राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर डटी आर्टिलरी रेजिमेंट सेना की वो ताकत है जो देश की सीमा और शत्रु के बीच आग की वो दीवार खड़ी कर देती है जिसे कोई शत्रु लांघ नहीं सकता। एक ऐसी अग्नि रेखा खींच देती है जिसे पार करना शत्रु के लिए नामुमकिन हो जाता है। ऐसी भीषण अग्नि वर्षा करती है जिसमें देश का शत्रु अपने इरादों और दुस्साहस समेत राख हो जाता है। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट किसी भी युद्ध की परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्टिलरी रेजिमेंट भारतीय सेना में इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के बाद दूसरी सबसे बड़ी रेजिमेंट है, जिसका काम भारतीय सेना के जमीनी अभियानों के दौरान सेना को मारक क्षमता प्रदान करना है। आर्टिलरी एक बहुत तोपखाना बोला जाता है जो कि लड़ाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण रोल अपनाती है। लड़ाई जब इन्फेंट्री किसी हिल फीचर को या किसी इलाके को कब्जा करेगी, उससे पहले 2 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उसको सॉफन अप करने के लिए, कि उसका रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए। एक तो एयर पावर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हवाई जहाजों से बम डाले जाते हैं, और दूसरा किया जाता है आर्टिलरी का, उससे बम डाले जाते हैं। और जब लड़ाई के दस्ते उस इलाके की तरफ जा रहे होते हैं तो ये बम से उनका जो मनोबल तोड़ा जाता है और उसके बाद फिर इन्फेंट्री अटैक करती है। इस रेजिमेंट की अलग अलग टुकड़ियों के पास अलग अलग आर्टिलरी का जिम्मा होता है। आर्टिलरी रेजिमेंट मिसाइल, रॉकेट्स, मोर्टार, बंदूकें और तोपों जैसी घातक आर्टिलरी का जिम्मा संभालती है, तो वहीं रेजिमेंट के पास सर्विलांस आर्टिलरी का जिम्मा भी है, जिसमें दुश्मन पर नजर रखने वाले ड्रोन, रेडार और दूसरे सर्विलांस सिस्टम आते हैं। 28 सितंबर 1827 को भारत की पहली आर्टिलरी यूनिट की स्थापना हुई थी। कभी 2.5 इंच आर्टिलरी गन से शुरुआत करने वाली इस रेजिमेंट के पास अब दुनिया के आधुनिकतम हथियार हैं। आर्टिलरी रेजिमेंट के पास अब बैलिस्टिक मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, हाई मोबिलिटी गन्स, यूएवी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स डिवाइसेस का जखीरा है। आर्टिलरी रेजिमेंट के नाम आजादी से लेकर अब तक एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, 9 कीर्ति चक्र, 101 वीर चक्र, 63 शौर्य चक्र और 485 सेना मेडल जैसे सम्मान हैं। इतिहास गवाह है कि कारगिल युद्ध के दौरान इस रेजिमेंट ने दुश्मन को बेहद ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। कारगिल में बोफोर्स के दमखम ने निर्णायक भूमिका अदा की थी। आर्टिलरी की जो वहां पर बोफोर्स गन है वो डायरेक्ट फायरिंग रोल में भी की गई और वो इनडायरेक्ट फायरिंग रोल में, और इसके साथ हाउजर का भी इस्तेमाल किया गया। क्योंकि हो क्या रहा था कि जिस प्रकार से पाकिस्तानी जो कबीले थे और पाकिस्तान की जो जवान थे, जो फौज थी, उन्होंने वो हाइट्स को पकड़ लिया था जो कि खाली पड़ी थी और बहुत ही डोमिनेटिंग थी, और वहां पर उन पे अटैक करना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा थी। तो आर्टिलरी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया उनको सोफन अप करने के लिए, उनका जो मोरल डाउन करने के लिए, उनका सिर दबाने के लिए और उनकी कैजुअलिटी करने के लिए। आज बोफोर्स K9 वज्र, 105 mm फील्ड गन, धनुष, सारंग,
M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर जैसी तोपों के साथ ही पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की मौजूदगी से ये रेजिमेंट इतनी मजबूत हो चुकी है कि शत्रु की सेनाएं इससे खौफ खाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।